हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू। यह वीडियो हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर इंग्लिश। मैं ये वीडियो खास स्टूडेंट्स के कहने पर आप तक ला रहा हूँ। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टेंसेज में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। टेंसेज जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेंसेस का अभ्यास कराऊंगा। इसके अंदर मैं कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स कवर नहीं करूंगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के लिए हमारा एक पेन ड्राइव कोर्स है जो काफ़ी लोकप्रिय है स्टूडेंट्स के बीच में। उसमें सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए गए हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक या संयोजक। जितने भी कंसेप्ट हैं पेन ड्राइव में हिंदी भाषा में कवर किए गए हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ अभ्यास कराऊंगा और अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो टेंसेस के किसी भी क्वेश्चन में आप मात नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पुराने पेपर से लिए गए हैं। कम से कम पिछले 20 साल के जो पेपर हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में जो भी मैं एक्सप्लेनेशन बताऊँ आपको ध्यान से सुननी है और एक एक एक्सप्लेनेशन से आप एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी रूप में एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ सकते हैं, एरर स्पॉटिंग या फाइंडिंग द एरर जैसा कि सीजीएल परीक्षा के अंदर देखा जाता है, या फिर दूसरे एग्जाम, किसी भी सरकारी एग्जाम में ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है टेंसेस और वर्ब्स। अगर ये दोनों टॉपिक क्लियर हैं तो फिर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी टॉपिक भी आसानी से कर सकते हैं। और हमारा पेन ड्राइव कोर्स जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं सबके लिए अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप इस पेन ड्राइव को आसानी से लगाकर वीडियोस देख सकते हैं। सारे के सारे जो थ्योरेटिकल टॉपिक हैं पेन ड्राइव में कवर किए गए हैं। आप SBI PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SSC CGL, CHSL या फिर नेट या CDS कोई भी परीक्षा हो उसके लिए पेन ड्राइव आपको कम समय में अपना स्कोर बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। एक बात और, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले तो मैं पहले आपको यह बता देता हूँ कि आपको यह वीडियो कैसे यूज़ करना है, इस वीडियो को कैसे देखना है। इस वीडियो को आपको कोई फिल्म की तरह नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो दिखाऊं, आप देखें और बस पूरा वीडियो खत्म हो जाए। सबसे पहले आपको जब मैं कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊं तो वीडियो को वहीं पर पॉज यानी कि रोक देना है। पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुननी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही इस वीडियो का बेनिफिट आपको मिलेगा, वरना इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। वरना आप पैटर्न रिकॉग्निशन यानी कि जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आप एक तरह से याद करना या रटने में विश्वास रखेंगे, बल्कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान से इस बात का आपको ये बात अपने दिमाग में उतार लेनी है कि पहले आपको क्वेश्चन हमेशा खुद अटेम्प्ट करना है। जैसे अब ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है मैं एक बार इसको पढ़ूंगा और फिर आपको ये वीडियो यहीं पे पॉज करना है। इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए एक कागज़ और कलम साथ में लेके जरूर बैठना है आपको, जिसमें आप ये सेंटेंस नोट करेंगे और पहले उसका खुद प्रैक्टिस करेंगे। इसमें लगभग 30 से 35 मैंने बेस्ट क्वेश्चन टेंसेस के ऊपर कवर किए हैं और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो कम से कम इसमें आपको 1 से 1.5 घंटे में ये वीडियो देखना है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस है, सुनीता हैज़ नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो शी कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। इसमें एक जो सेंटेंस है इसको 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। इसको बोलते हैं स्पॉट द एरर क्वेश्चन। स्पॉट द एरर ये सेंटेंस करेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट यानी जो दिया हुआ वाक्य है उसे सही नहीं करना है। आपको सिर्फ इसमें यह पहचानना है कि सेंटेंस के किस हिस्से के अंदर एरर है। इसीलिए ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ग्रामर यानी व्याकरण के ऊपर आपकी पकड़ नहीं है तो इसमें आप जरूर नंबर खोएंगे। और अक्सर मैं देखता हूँ कि खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में स्टूडेंट्स इंग्लिश सेक्शन का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाते, यानी कि दूसरे सेक्शन में वो 50 में से 40, 50 में से 30 ऐसे नंबर लाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर 50 में से 10 का कट ऑफ भी चला जाए तो वो लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसका कारण है व्याकरण पर कमज़ोर जो ग्रिप है आपकी कमज़ोर है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी ग्रामर पर जो खासकर टेंसेस पर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। अब इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और सेंटेंस को पहले खुद ट्राई कीजिए। दूसरी बात, सेंटेंस को सिर्फ एरर स्पॉट ही नहीं, उसको करेक्ट करने की भी कोशिश कीजिए। यानी कि सिर्फ यही पहचानने की कोशिश मत कीजिए कि सेंटेंस के किस हिस्से में एरर है, उसको ठीक करने की भी कोशिश कीजिए। ये जानने की कोशिश करिए कि वो गलती है तो उसकी जगह उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये सेंटेंस है, सुनीता ने उसको 20 साल से नहीं देखा है, इसीलिए वो पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती कि वो जिंदा है या मृत यानी मुर्दा है या वो मर गया है।
तो ये किसी व्यक्ति की बात हो रही है जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। और सुनीता जो है उसकी बात हो रही है, सुनीता भी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, कि सुनीता ने किसी व्यक्ति को यहाँ पे इतने सालों से नहीं देखा है। अब जब हम बोलते हैं इतने साल, यानी मैं बात कर रहा हूँ किसी ड्यूरेशन की, किसी अवधि, जिसे हिंदी में कहते हैं अवधि, यानी किसी टाइम पीरियड की। जब मैं किसी टाइम पीरियड को दिखाता हूँ, कोई निश्चित टाइम पीरियड है, तो मैं सिंस का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं फॉर का इस्तेमाल करता हूँ। यानी इस सेंटेंस में गलती है, सिंस नहीं, मैं यूज़ करूँगा फॉर। फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर हम यूज़ करते हैं, ध्यान से सुनिए ये कंसेप्ट, सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। सिंस हम यूज़ करते हैं जब मैं कोई पास्ट का रेफरेंस देता हूं, कोई भूतकाल का रेफरेंस देता हूं, और फॉर यूज़ करता हूं जब मैं कोई टाइम पीरियड दिखाता हूं, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, ये एक टाइम पीरियड है। इसमें कुछ लोग ये गलती करते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर टाइम मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा तो फॉर लगाएंगे, वरना सिंस। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनमें ये कंसेप्ट काम नहीं आएगा। याद रखिए, व्याकरण को बहुत डीप से आपको पढ़ना है, सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से रूल आपको रटने नहीं है। अंग्रेजी जो है बहुत ही, उसमें विविधताएं हैं, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के केसेस हैं, इसलिए ये रूल काम नहीं करेगा। कौन सा रूल काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिए, अगर किसी पास्ट का रेफरेंस दिया है तो हम यूज़ करेंगे सिंस, यानी किसी भूतकाल में किसी पॉइंट का रेफरेंस दिया है तो यूज़ करेंगे सिंस। और अगर किसी टाइम पीरियड यानी अवधि का रेफरेंस दिया है तो हम यूज़ करेंगे फॉर। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बोलना चाहता हूँ अभी चल रहा है 2016, और मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में 26 साल से रह रहा हूँ, तो इसको बोलने के 2 तरीके हैं। पहला, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, मैं रिपीट करता हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990, या फिर आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 26 ईयर्स। तो ये दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। जब मैंने बोला सिंस 1990, इसका मतलब मैंने पास्ट में एक रेफरेंस दिया है कि मैं 1990 से रह रहा हूं। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं 26 साल से रह रहा हूं, 26 साल मैंने यहां पे लिखा है, ये एक अवधि है, तो इसमें मैंने अवधि बताया है, मैंने कोई पास्ट का रेफरेंस नहीं दिया है। तो ये फर्क है सिंस और फॉर में। चलिए अगला सेंटेंस, आप इस वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। When he did not find his cook, कुक बोलते हैं खाना बनाने वाले को, बावर्ची, उसको रसोइया, या इसे कुक बोलते हैं। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. जब उसे अपना कुक रसोई में, किचन में नहीं मिला, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ गया। अब ये देखिए, सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सेंटेंस के बाद में लगा है फुल स्टॉप। इसका मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें हम एक सवाल पूछते हैं, यानी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब इससे पहले मैं ये पेचीदा सवाल करूं, पहले मैं एक आसान सा सेंटेंस लेता हूं, एक वाक्य लेता हूं, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं बोलता हूं, मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस है, यू आर अशोक, आप अशोक हैं। इसका मतलब है यू आर अशोक, आप अशोक हैं। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, यू आर अशोक। अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहता हूं, यानी क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अब इसके अंदर यू और आर क्या है? यू और आर, यू इसमें है सब्जेक्ट और आर इसमें है वर्ब। तो मैं इसमें अगर क्वेश्चन रूप में, यानी इंटेरोगेटिव के रूप में इस सेंटेंस को बनाना चाहता हूं, तो मैं वर्ब और सब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दूंगा, यानी इनका जो स्थान है वो परिवर्तित कर दूंगा। सब्जेक्ट की बजाय वर्ब लगा दूंगा और वर्ब की बजाय सब्जेक्ट लगा दूंगा। तो इसको मैं उल्टा कर देता हूं, तो ये बन गया आर यू अशोक, क्या आप अशोक हैं? आर यू अशोक। इसी तरह आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या तुम रमेश हो, तो आप बोलेंगे आर यू रमेश। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं आप रमेश हैं, यानी सवाल नहीं है, आप पूरी सर्टेनिटी के साथ कह रहे हैं, निशर्त कह रहे हैं कि आप रमेश हैं, तो आप बोलेंगे यू आर रमेश। इसी तरह से इसके अंदर ये देखिए, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप के लगा है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। और आप जानते हैं जब फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसे पहले लिखते हैं। हालांकि इस सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो इसके अंदर वेयर हैड ही गॉन, अभी आप पूरे सेंटेंस को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ इसमें सी वाले भाग पे ध्यान दीजिए। ये लिखा है वेयर हैड ही गॉन। मान लीजिए अगर आप कोई वाक्य लिखते हैं जो सिर्फ इन 4 शब्दों का बना है, वेयर हैड ही गॉन, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये क्वेश्चन है? ये बिल्कुल क्वेश्चन है, वेयर हैड ही गॉन। इसके अंदर ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो ही है ये सब्जेक्ट है, तो और गॉन है जो मेन वर्ब है। सो वेयर हैड ही गॉन, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है और सब्जेक्ट बाद में लगा है। हेल्पिंग वर्ब जब पहले लगती है और सब्जेक्ट बाद में लगता है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक टिपिकल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, सब्जेक्ट बाद में लगता है।
मान लीजिए इस सेंटेंस का अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो आप सिंपल बोल सकते हैं ही हैड गॉन, वो गया था, वो कहीं गया था, ही हैड गॉन समवेयर या ही हैड गॉन। लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन के रूप में पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ गया था, तो आप इसको कर देंगे वेयर। आप इसमें ये नहीं लिखेंगे वेयर ही हैड गॉन, आप लिखेंगे वेयर हैड ही गॉन। क्वेश्चन में हम हमेशा उलट देते हैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, यानी वेयर हैड ही गॉन गलत है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं वेयर हैड ही गॉन तो ये क्वेश्चन बन गया, यानी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए। इसका मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजिशन चेंज कर देनी है, यानी ये सेंटेंस हो गया वेयर ही हैड गॉन। When he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where he had gone. Next, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. ये एक अच्छा सवाल है। देखिए इसको पहले मैं हिंदी में इसका रूपांतरण कर देता हूँ, इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. जब तक हमें हमारा टिकट मिला और हम सिनेमा घर में पहुंचे, शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, पिक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये एक टिपिकल पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस क्यों है ये पास्ट परफेक्ट टेंस? देखिए अगर मान लीजिए आप इस समय पर खड़े हैं, ये है प्रेजेंट टेंस, मैं बात कर रहा हूँ उस मोमेंट की, उस समय की जब मैं बात कर रहा हूँ, और ये है भूतकाल यानी पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी। जब भूतकाल में दो चीज़ें हो जाती हैं, यानी पास्ट में जब दो चीज़ें हो जाती हैं, एक ए और एक बी, तो जो पहले होती है उसके अंदर हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट। ये मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, याद रखिए, इससे आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह का है कि उसमें दो घटनाएं हो रही हैं और दोनों की दोनों पास्ट में हो रही हैं यानी भूतकाल में हो रही हैं, तो हम यूज़ करते हैं पहले जो घटना होती है, दो में से दोनों ही घटनाएं भूतकाल में हुई हैं, पास्ट में हुई हैं, लेकिन इन दो में से भी कोई तो होगी जो पहले हुई होगी, तो इन दो में से जो पहले हुई है उसमें हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट और बाद वाले में यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। अब इसमें सेंटेंस को देखिए, इसमें दो घटनाएं हो रही हैं। क्या? पहला है कि हमने टिकट खरीदी और दूसरा है पिक्चर शुरू हो चुकी थी। अब इसमें क्या काम पहले हुआ वो ये बता रहा है वर्ड बाय द टाइम, कि जब तक हमने टिकट खरीदी पिक्चर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी पिक्चर पहले स्टार्ट हुई और टिकट बाद में खरीदी गई। तो पिक्चर पहले स्टार्ट हुई और टिकट बाद में खरीदी गई, यानी पिक्चर जब स्टार्ट हुई उसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट और टिकट जब खरीदी गई उसमें लगेगा सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बाय द टाइम वी गॉट शब्द जो वर्ब है इसमें, ये है वर्ब गेट से बना गॉट, तो गेट, गॉट, गॉटन, यानी कि ये V2 लगाए, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं दूसरे वाला, क्या ये जो पिक्चर वाला है से वाक्य, क्या इसमें पास्ट परफेक्ट लगा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब है बिगन वर्ब के जो तीन हिस्से होते हैं, पहला है बिगिन, दूसरा है बिगैन और तीसरा है बिगन। इसमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको ये याद करने पड़ेंगे। हर वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो बिगन, बिगैन, बिगन, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन साथ में होना चाहिए हैड, और यहाँ पर क्या लगा है वॉज, तो इस वॉज को कन्वर्ट कर दीजिए हैड में और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो गलती किस में थी? गलती थी सी भाग में, यानी आंसर इसका हो जाएगा सी, वॉज की बजाय इसमें आएगा हैड। इसी से एक मिलता जुलता सेंटेंस मैंने ये बनाया है, ये आपको फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में कुछ बताएगा। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, यानी कि जब तक हम टिकट खरीदेंगे और सिनेमा हॉल पहुंचेंगे पिक्चर शुरू हो चुकी होगी। यानी कि जब मैं बोलता हूं पिक्चर शुरू हो चुकी होगी, यानी भविष्य के अंदर कोई काम हो चुका होगा, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जिसके अंदर मैं यूज करता हूं विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहां पर देखिए विल भी लगाए, हैव भी लगाए और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बिगन भी लगाए। इसमें तो कोई गलती नहीं है। याद रखिए, आपको मैं गोल्डन रूल बताता हूं, अगर भविष्य में दो घटनाएं होती हैं, मैंने अभी आपको बताया था भूतकाल में दो घटनाएं, अब ये है प्रेजेंट जहां आप खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूं भविष्य आने वाले कल की, इसमें दो घटनाएं होंगी, एक होगी ए और एक होगी बी। जो पहले होगी, भविष्य में दो घटनाएं होंगी, जो पहले होगी उसमें लगेगा
सिंपल प्रेजेंट। मैं रिपीट करता हूं, भविष्य में दो घटनाएं होंगी ए और बी, जो पहले होगी उसमें लगेगा सिंपल प्रेजेंट और जो बाद में होगी उसमें लगेगा फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पर पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। अब मैं बोल रहा हूं जब तक मैं टिकट खरीदकर पिक्चर हॉल में पहुंच चुका होऊंगा, यानी कि जब तक मुझे मेरी टिकट मिलेगी, तो ये है पहला काम। पहला काम क्या है? टिकट खरीदना और सिनेमा हॉल में एंटर करना। और दूसरा काम, दूसरा भविष्य में काम क्या हो रहा है? पिक्चर का शुरू होना। तो इसके अंदर पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा? पहले वाले में लगेगा सिंपल पास्ट। तो इसके अंदर मैं टिकट लूंगा और सिनेमा हॉल में पहुंचूंगा और शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, याद रखिए, ये सिर्फ शुरू हुआ है। मैं यहाँ खत्म होने की बात कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर तभी भी चल रही है, यानी फ्यूचर टेंस के अंदर जो पहला एक्शन है वो है मेरा सिनेमा हॉल में जाना और टिकट खरीदना। और फिर दूसरा काम है पिक्चर जब मैं जाके देखूंगा तो वो ऑलरेडी यहाँ कहीं इस पॉइंट पे शुरू हो चुकी होगी, यहाँ कहीं, लेकिन अभी भी वो चल रही है। सो इसके अंदर जो पहला एक्शन है मेरा वो है टिकट खरीदना। तो इसके अंदर मैं यूज़ करूंगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट यानी मैं विल हटा दूंगा, क्योंकि विल हमेशा सूचक होता है फ्यूचर टेंस का। याद रखिए, कोई भी फ्यूचर टेंस है बिना विल के बन ही नहीं सकता। ये विल अगर है मतलब ये फ्यूचर टेंस है। विल या शैल, विल और शैल के बिना कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं बन सकता। ये एक बहुत आसान तरीका है फ्यूचर टेंस को पहचानने का। तो इसमें अगर मैं विल निकाल देता हूं तो ये बन गया बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स। वी गेट आवर टिकट्स ये है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसमें गलती क्या है? विल हटाना है, यानी एरर है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। मैं रिपीट करता हूं, रंजन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। रंजन ने मुझे उसके जाने के बाद अपना नाम बताया। याद रखिए, ये जो रंजन है, इस सेंटेंस, ये डाइसी सेंटेंस है, ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता रंजन ने, हो सकता है रंजन ने अपना ही नाम अपना नाम बताया खुद ही जाने के बाद, तो हो सकता है उसने अपना नाम फोन पे बताया हो, या फिर ये ही जो है, ये यहाँ पे कहना मुश्किल है कि ये रंजन के लिए ही है या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो रंजन टोल्ड मी, मान लीजिए ये मी मैं हूं, ये मैं हूं, रंजन ने मुझे अपना नाम बताया उसके जाने के बाद। अब ये ही क्लियर नहीं है कौन है, ये तीसरा व्यक्ति है कि रंजन है। खैर, इससे सेंटेंस पे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है रंजन की के लिए ही हो, इसका मतलब उसने मुझे अपना नाम फोन पे बताया है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं था, प्रत्यक्ष रूप में मौजूद नहीं था। तो रंजन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। अब इसके अंदर देखिए, ये भी पास्ट में कहानी सुना रहा हूं, तो ये है प्रेजेंट जहां मैं खड़ा हूं, ये है पास्ट। पास्ट में दो घटनाएं हुई, एक हुआ ए और एक हुआ बी। जब दो घटनाएं पास्ट में होती हैं, जो पहले होती है घटना, उसमें क्या लगता है? उसमें लगता है पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरी घटना होती है उसमें लगता है सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे दो घटनाएं हुई, एक रंजन ने मुझे अपना नाम बताया और दूसरा वो चला गया। आफ्टर लिखा है, आफ्टर ही लेफ्ट, यानी कि पहले वो गया और बाद में नाम बताया। आफ्टर मतलब होता है बाद में, तो ही लेफ्ट पहले, तो ये पहले है ही लेफ्ट, क्लियर। और दूसरा रंजन टोल्ड मी हिज नेम, तो रंजन टोल्ड मी हिज नेम, यहां पे जो वर्ब है, तो रंजन ने अपना नाम बताया, इसमें लगेगा सिंपल पास्ट, और वास्तव में इसमें सिंपल पास्ट ही लगा हुआ है। टोल्ड, टोल्ड ही बताता है कि ये सिंपल पास्ट है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, और यहां टोल्ड के साथ हैड नहीं लगा है, इससे ही पता चलता है ये सिंपल पास्ट है। और जो ही लेफ्ट, इसके अंदर लगेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर थर्ड फॉर्म तो लगी है लेफ्ट, क्योंकि लीव वर्ब है, LEAVE, लीव, लीव का बनता है लीव लेफ्ट, लेफ्ट, या लेकिन हैड नहीं लगाए, तो ये गलती है, यानी आंसर है रंजन टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। तो गलती किसमें थी? गलती थी सी के अंदर। चलिए वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। इंडिया हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। जो भारत है वो बहुत सारे जो त्यौहार है वो मना रहा है सदियों से, सदियां। अब ये याद रखिए, ये सदियां क्या है, ध्यान से सुनिए सवाल को, इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। सदियां क्या है? मान लीजिए मैं बोलता हूँ 1 सदी, 2 सदी, 3 सदी, तो ये सदियां है अवधि, सदियां हैं अवधि। और मैंने आपको बताया है अवधि यानी कि टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल बताने के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ नहीं करते। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके प्योर कंसेप्ट यूज़ होंगे, क्योंकि इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि ये भूतकाल में एक जो रेफरेंस है वो दे रहा है। जी नहीं, ये रेफरेंस नहीं दे रहा है, ये पास्ट का रेफरेंस नहीं दे रहा है। जब आप बोलते हैं सदियों से, यानी सदियों से लेके अब तक। तो यानी मान लीजिए मैं कहता हूं 3 सदी से, तो 3 सदी पहले और अब तक, यानी ये एक अंतराल हो गया, अभी तक।
सदियों से अब तक मना रहा है, तो सदियों से अब तक ये एक अवधि है, यानी यहां सिंस यूज नहीं होगा, यहां यूज होगा फॉर। इसलिए मैंने कहा था आपके जो कंसेप्ट हैं थोड़े से डीप होने चाहिए, वरना आपको इसमें कोई एरर नजर नहीं आएगा। Poverty and old age had began to catch up with him. पॉवर्टी होता है गरीबी, ओल्ड एज होता है वृद्धावस्था, जब जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज। तो गरीबी और जो ओल्ड एज है वो उसके ऊपर साफ दिख रही थी, वो उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बिगैन टू कैच अप विद हिम का मतलब ये है कि जब मैंने उसे देखा तो उसकी गरीबी और उसकी जो वृद्धावस्था है दोनों उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। तो ये एक तरीका है कहने का, ये एक फ्रेजल वर्ब है। एनीवेज, पॉवर्टी एंड ओल्ड एज हैड बिगैन टू कैच अप विद हिम। अब देखिए इसमें लगा है हैड, ठीक है। हैड, हैड का मतलब क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड के साथ क्या लगता है, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पे वर्ब क्या है, बिगिन, BEGIN। बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है बिगैन और थर्ड फॉर्म होता है बीगन। तो यानी यहां पे तो लगा है V2, सेकंड फॉर्म लगा है, मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है थर्ड फॉर्म। तो यानी कि यहां पर मैं कर दूंगा बिगैन की बजाय कर दूंगा बीगन। पॉवर्टी एंड ओल्ड एज हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। सो ये आपको केयरफुल रहना है। एक बात और, कई बार हमें रेफरेंस नहीं पता होता कि इसमें हो सकता है ये जो सेंटेंस है ये आइसोलेटेड हो, यानी अकेला हो, किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो। ये भी हो सकता है कि ये जो सेंटेंस है ये किसी कहानी का हिस्सा हो, तो उसमें कोई रेफरेंस भी आ जाएगा। तो इसमें अगर आप पॉवर्टी एंड ओल्ड एज बिगैन टू कैच अप विद हिम करते हैं वो भी ठीक है, फिर आप हेड हटा दीजिए। यानी घूम फिर के आप इसको सिंपल पास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन गलती तो बी में ही रहेगी। तो दोनों ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, क्या ये किसी के रेफरेंस में बात हो रही है या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड सेंटेंस है। अगर ये आइसोलेटेड सेंटेंस है, या ध्यान से सुनिए, अगर ये आइसोलेटेड सेंटेंस है जो कि एग्जाम में आपको दिए भी जाएंगे, तो फिर आपको सिंपल पास्ट में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप यूज करते हैं हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, मतलब आगे कोई और भी बात हो रही है। क्योंकि मैंने बताया आपको पास्ट परफेक्ट तभी लगेगा जब आपके पास कोई रेफरेंस होगा पास्ट के अंदर, तो उसमें जो पहले काम होता है उसमें पास्ट परफेक्ट और जो बाद में काम होता है उसमें सिंपल पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा ये सवाल आप सॉल्व करें, और थोड़ा सा कठिन है लेकिन मैंने आपको ये कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया है। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। यानी कि इसका हिंदी में पहले रूपांतरण करते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस, पासर बाय होता है जो लोग हमारे आसपास से जा रहे होते हैं। आप मान लीजिए कहीं दिल्ली से, लेट से चंडीगढ़ जा रहे हैं आप, तो आपके पास से जो लोग गुजरेंगे वो पासर बाय हैं। आप पैदल चल रहे हैं किसी मार्केट के अंदर, आपके साइड में जो लोग चल रहे हैं उनको बोलते हैं पासर बाय। पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल। पासर बाय ने मुझे बताया कि मैरिज हॉल कहाँ पर था। और इतना ही नहीं, उसने मुझे बताया ही नहीं बल्कि मुझे रास्ता भी दिखाया, यानी मुझे जो पाथ है वो लीड किया उसने, यानी इवन लेड अस टू इट। तो लीड का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है लेड, लीड लेड लेड, यानी कि इसके ये एक भूतकाल की बात हो रही है। तो चलिए हम चलते हैं भूतकाल के अंदर, ये है प्रेजेंट जहाँ आप खड़े हैं और ये भूतकाल की बात हो रही है। तो कोई पासर बाय था जो उसने रास्ता दिखाया और वहाँ पे लीड भी किया। यानी क्या ये सेंटेंस, याद रखिए, क्या ये सेंटेंस, इसमें शब्द है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, हिंदी में वेयर का मतलब है कहाँ। वेयर, वेन, ये WH वाले जितने भी शब्द होते हैं, वाई, वट, ये आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी क्वेश्चन मार्क के अंदर। यहां तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ये तो एक सिंपल सेंटेंस है कि जो व्यक्ति मेरे पास से जा रहा था उसने मुझे रास्ता दिखाया, उसने मुझे रास्ता बताया भी और दिखाया भी। तो इसके अंदर इंटेरोगेशन नहीं है, यानी कि इसमें जो वेयर का यूज है वो हमें सही तरीके से करना है। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल। अब इसमें वेयर वॉज द मैरिज हॉल का मतलब, चलिए अब इसको पूरा सेंटेंस एक वक्त के लिए भूल जाइए। सेंटेंस सिर्फ इतना है, वेयर वॉज द मैरिज हॉल। अगर मैं कहता हूं वेयर वॉज द मैरिज हॉल तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। वेयर वॉज द मैरिज हॉल मतलब मैरिज हॉल कहां था, तो ये सवाल है, सवाल है मतलब क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन यहां तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, यानी मॉडिफिकेशन करना है बी के अंदर, तो गलती है बी के अंदर। यानी इसमें, और मैंने आपको बताया जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब कब लगता है, बाद में लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, वॉज यहां लगेगा बाद में। तो इसका आंसर होगा द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। मैं रिपीट करता हूं, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अब इसको ध्यान से देखिए,
मैंने जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर किए 2 साल पहले। इस सेंटेंस के अंदर गलती आपको पहचाननी है, तो याद रखिए आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। जब कोई भूतकाल का हम जिक्र करते हैं, पास्ट का, और ये काम पास्ट में ही खत्म हो चुका है, तो उसमें लगता है सिंपल पास्ट। इसमें मैं लगाया हुआ है आई हैव पास्ट, यानी हैज़ या हैव के साथ जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगेगा, इसमें हैव पास्ट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा सिंपल पास्ट, जिसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनेट, यानी कि सिंपल लगेगा आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। हैव नहीं लगेगा। ये एक फ़र्क है प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में वो एक्शन है, इसकी बात की श्योरिटी है कि वो एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन जब हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अंदर या तो वो एक्शन थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है या फिर उसके पास्ट में होने की श्योरिटी नहीं है। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। जब से उसने यह नौकरी शुरू की है या ज्वाइन की है, ये पोस्ट को ज्वाइन किया है, उसने रिश्वत नहीं ली है। अब आप देखिए इसमें भी भूतकाल का उपयोग हुआ है, लेकिन इसमें सिंस का ये उपयोग हुआ है। यहाँ पर सिंस का मतलब है जब से उसने ये नौकरी ज्वाइन की है। तो मान लीजिए ये है प्रेजेंट और ये पास्ट में कोई पॉइंट है जब उसने नौकरी शुरू की, तो ये वो पॉइंट है जब उसने नौकरी शुरू की, तब से लेके अब तक उसने रिश्वत नहीं ली है। इस सेंटेंस का मतलब यही है कि जब से उसने नौकरी ज्वाइन की है उसने रिश्वत नहीं ली है। आप अब इसमें कोई आप पास्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि उसने जब से शुरू की थी तब से लेके अब तक, तो अब तक यानी कि प्रेजेंट, और प्रेजेंट के साथ इसीलिए लगेगा परफेक्ट, क्योंकि उसने कोई भी रिश्वत नहीं ली है, ये काम हो चुका है कि उसने नहीं ली है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यानी कि इसमें आप ही डिड नॉट नहीं लगाएंगे, ही डिड नॉट, क्योंकि डिड हमेशा किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में नहीं लगता है। डिड फॉर्म सेकंड फॉर्म है डू, डिड, डन, और आप जानते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सूचक है सिंपल पास्ट टेंस का, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तो इसका आंसर होगा ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब, क्योंकि ही हैज़ नॉट टेकन अब ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये सेंटेंस जो है, इसमें एक काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो प्रेजेंट तक चल के आ रहा है, इसमें यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ना कि सिंपल पास्ट। Perhaps you know that I have passed the examination in 1990. शायद आप जानते हैं कि मैंने ये परीक्षा 1990 में उत्तीर्ण कर ली थी। अब इसमें भी ये पास्ट टेंस है 1990, यानी ये पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ये प्रेजेंट तक चल के नहीं आ रहा है। इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाऊंगा, इसमें मैं लगाऊंगा सिंपल पास्ट, क्योंकि ये पास्ट का काम था, पास्ट में ही खत्म हो गया, 1990 में ही खत्म हो गया, तो ये सिंपल पास्ट लगेगा। मैंने इसमें क्या लगाया हुआ है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा सिंपल पास्ट। तो इसका आंसर होगा आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। Perhaps you know that I passed the examination in 1990, have नहीं आएगा। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. ध्यान से देखिए, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं जब तक उसकी छुट्टियां खत्म होंगी तब तक वो शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए 4 प्लेज, 4 नाटक पढ़ चुका होगा, 4 कहानियां पढ़ चुका होगा। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। अब इसके अंदर वो 4 प्लेज पढ़ चुका होगा, यानी भविष्य में जब कोई काम खत्म होता है तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। तो ही हैज रेड का मतलब होता है उसने 4 प्लेज पढ़ लिए हैं। हैज रेड, ये हैज रेड क्या है, यहाँ पर हैज रेड है प्रेजेंट परफेक्ट है, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, मुझे फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, तो मैं इसको बदल दूंगा, ही विल हैव रेड, पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रेड यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर ने जो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो कार्यभार था, वो अपने ऊपर ले लिया। द टीचर हैज टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर 2 तरीके हैं इसको ठीक करने के। अगर आप हैज़ का उपयोग करते हैं तो साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, और अगर आप सिंपल टुक यूज़ करते हैं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि वर्ब है टेक, तो टेक से बना टुक, और तीसरा फॉर्म होता है टेकन, टेक, टुक, टेकन, ये है इसका जो फर्स्ट फॉर्म है,
ये है इसका सेकंड फॉर्म टुक, जिसे बोलते हैं सिंपल पास्ट, और ये है पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर या तो हैज़ के साथ लगाइए थर्ड फॉर्म यानी हैज़ टेकन, ये भी ठीक है, या द टीचर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ठीक है। तो इसमें हैज़ हटा दीजिए और अगर हैज़ लगाना है तो साथ में लगाइए टेकन। तो यानी घूम फिर के जो गलती है वो है बी के अंदर। फॉर टाइम इमेमोरियल सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। अब इसके अंदर ये बोल रहा है अनंत काल से, अनंत काल से जो सी शेल हैं जैसे शंख, सीपी, ये सब हैं, ये व्यक्तियों द्वारा, ह्यूमन बींग्स द्वारा, मानव जाति द्वारा यूज़ किए जाते रहे हैं। फॉर टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल से, इनफाइनाइट टाइम, पुराना। तो ये एक पास्ट का रेफरेंस दे रहा है, कोई अवधि नहीं है। अनंत काल जब मैं बोलता हूँ तो इसको आप गिन नहीं सकते, ये कोई अवधि नहीं है, तो इसमें फॉर का यूज़ नहीं होगा, इसमें होगा सिंस का यूज़। इसमें आप बोलेंगे सिंस टाइम इमेमोरियल, यानी अनंत काल से जो मानव है वो जो समुद्री सीपी हैं या शंख हैं उनका प्रयोग ले रहा है। तो सिंस टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल के साथ हमेशा लगेगा सिंस। आइए थोड़ा सा एक बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस लेते हैं, वेरी वेरी डिफिकल्ट। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसॉन्स ऑफ भारतनाट्यम, हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्कम्पनिस्ट्स who lived with the dancers and traveled with them from place to place where they gave performances। तो ये बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़िए। इस पे अगर 5 मिनट भी लगाने पड़े तो कोई बात नहीं। अगर एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आए तो इनको सबसे आखिर में अटैम्प्ट करना है, क्योंकि एक तो इसको अटैम्प्ट करने में समय बहुत खर्च होगा, और दूसरा अगर समय आपने खर्च कर भी दिया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ये सवाल ठीक करेंगे। इसलिए बेहतर तो यही रहता है कि जो टेंसेज या ग्रामर के क्वेश्चन है वो सबसे आखिर में किए जाएं, और उसमें भी आपको चूज़ करना है। अगर आप उसमें एक्यूरेसी ठीक रखते हैं तो ज़रूरत नहीं है आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। अब इस सेंटेंस का पहले मतलब समझिए। जब भारतनाट्यम दोबारा जब उसका प्रचलन स्टार्ट हुआ, उसका चलन स्टार्ट हुआ, तो जो हेरिडिटरी डांसर्स थे, परंपरागत जो डांसर्स थे, उनके अपने हैव देयर ओन सेट्स ऑफ एक्कम्पनिस्ट हु लिव्ड विद द डांसर्स। तो उनके साथ जो डांस करने वाले लोग हैं वो उन्हीं के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो मेन डांसर है उन्हीं के साथ परफॉर्मेंस देते थे। पास्ट की बात हो रही है, आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो पहरा है ये पास्ट में है कि भारतनाट्यम एक डांस है, उसका किस तरह से वो पुनर्जीवित हुआ, यानी उसका रेनेसां हुआ, और वो उसमें जो हेरिटेज डांसर थे वो क्या करते थे। तो ये पूरा का पूरा सब पास्ट की बात हो रही है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखिए, हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ एक्कम्पनिस्ट। मैं बोल के आ रहा हूँ, हेरिडिटरी डांसर जो परंपरागत डांसर्स थे वो उनके पास अपने सहायक होते थे। तो हैव लगा रहा हूँ तो हैव से सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट, क्योंकि हैव प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या वो सिंपल प्रेजेंट हो। हैव नहीं आएगा, आप पास्ट में कन्वर्ट कर दीजिए तो हो गया हैड। तो बस इसमें एक ही गलती है, हेरिडिटरी डांसर्स हैड देयर ओन सेट ऑफ एक्कम्पनीज। इसका मतलब हेरिडिटरी डांसर्स के साथ अपने सहायक थे। हैड, हैव का करना है हैड, क्योंकि हैव की जो 3 फॉर्म होती हैं, हैव, हैड और हैड। This is turned out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it। यह जो प्रोजेक्ट है ये हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और हमने इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया है। अब इसके अंदर आप बोल रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे आपने बहुत पैसा कमाया है, ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो ये रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है। रिसेंटली जो फिनिश्ड एक्शन होते हैं आप उनमें यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, या तो हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जो प्रोजेक्ट है वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, वन यानी प्रोजेक्ट एक ही है, तो इसमें लगेगा हैज़, हैव नहीं लगेगा, और साथ में लगेगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, टर्न। टर्न की सेकंड फॉर्म होती है टर्न्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है टर्न्ड। तो यानी ये होगा दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी। यहाँ लिखा है दिस इज़, तो इज़ को कन्वर्ट कर दीजिए हैज़ में, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान सवाल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। He is given me a lot of documents to read before the presentation tomorrow। कल होने वाली प्रेजेंटेशन के लिए उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं पढ़ने के लिए। तो उसने मुझे जो डॉक्यूमेंट दिए हैं पढ़ने के लिए वो अभी अभी दिए हैं। ये भी रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है। रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन के अंदर क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे ही अकेला व्यक्ति है, अकेले व्यक्ति ने काम किया है तो साथ में लगेगा हैज़, और थर्ड फॉर्म वर्ब है गिव,
गिव का सेकंड फॉर्म होता है गेव और थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो यानी इसके अंदर लगेगा ही हैज गिवन मी, लिखा हुआ है ही इज गिवन मी, तो आंसर है ही हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। सिंस द ट्रिप होम was expensive, I did not went home during the holidays. Since the trip home was expensive, मेरा जो घर जाना है, घर का जो ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था, इसलिए मैं छुट्टियों के दौरान घर नहीं गया। ये एक बहुत कॉमन गलती है जो हर कोई करता है, ज़्यादातर इंडियंस को मैंने ये करते हुए देखा है, जो खासकर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स आते हैं। इसके अंदर याद रखिए कभी भी डिड के साथ आप सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। डिड के साथ हमेशा एक ही फॉर्म लगता है, वो है फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ आई डिड नॉट वेंट देयर, यानी कि मैं वहां नहीं गया था, आई डिड नॉट वेंट देयर, तो ये गलत है। डिड के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। वेंट कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि जो वर्ब है वो है गो वेंट गॉन। तो इसमें गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म है, मेरे को कौन सी लगानी है डिड के साथ? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो यानी मैं ये नहीं बोलूंगा आई डिड नॉट वेंट देयर, मैं बोलूंगा आई डिड नॉट गो देयर। और यहां पर भी देखिए, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम, आई डिड नॉट वेंट होम नहीं, आई डिड नॉट गो होम। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for work. क्योंकि वो कल लेट आई थी या काम पर लेट थी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो सुबह का नाश्ता ना करे और अपने ऑफिस चले जाए, सीधी चले जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट थी। तो अब ये बात हो रही है यस्टरडे की। यस्टरडे मतलब अगर मैं भूतकाल की बात करूं, ये है प्रेजेंट, और ये भूतकाल में कोई काम हो चुका है, ये यस्टरडे है। और कल, तो ये एक गारंटी है कि ये खत्म हो चुका है, यानी सिंपल पास्ट का यूज़ होगा। जब कोई काम पास्ट में किसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है तो उसमें सिंपल पास्ट लगता है। और यहाँ पर लगा है इज, पास्ट टेंस में कभी भी इज यूज़ नहीं करते, हमेशा यूज़ करते हैं वॉज या वर। बहुवचन है तो वर, एक वचन है तो वॉज। यहाँ पे जो शी है वो अकेली है, तो यूज़ करूँगा वॉज। तो मैं लिखूंगा एज शी वॉज लेट for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. Next, did he tell you why he hasn't come yesterday? Did he tell you why he hasn't come yesterday? क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कल क्यों नहीं आया था? अब इसमें देखिए, ये दो एक्शन है जो पास्ट में हो रहे हैं। क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कल क्यों नहीं आया था? अब डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया, ये यहाँ पर है, और वो कल नहीं आया था ये पहले है। यानी कि वो कल पहले नहीं आया, ये एक्शन पहले का है, और फिर शाम की लगभग बात होगी जब किसी व्यक्ति ने कहा वो नहीं आया, क्या उसने तुम्हें बताया, तो दूसरा एक्शन जो है वो ये वाला है कि बताने वाला। तो डिड ही टेल यू, जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, पहले वाले में क्या लगता है? पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले में सिंपल पास्ट। तो इसके अंदर जो डिड ही टेल यू है ये है बाद वाला, इसमें सिंपल पास्ट लगेगा, और वाकई में इसमें सिंपल पास्ट ही लगा हुआ है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर लगेगा पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या लगा है? ही हैज़ नॉट कम। तो कम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कम केम कम, तो कम केम कम, यानी थर्ड फॉर्म में कम दोबारा से कम हो जाता है, सेकंड फॉर्म में केम होता है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है V3। लेकिन साथ में लगेगा हैड। यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है? हैजंट, तो बस हैजंट को कन्वर्ट कर दीजिए हैडंट में। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैडंट कम यस्टरडे? गुड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन? आई रिपीट, गुड हेवंस हाउ हैज शी ग्रोन। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी पढ़ेंगे, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन और डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक्सक्लेमेशन के अंदर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं थोड़े नाटकीय तरीके से बोलते हैं, जैसे वाओ, अमेजिंग, हाउ अमेजिंग, ब्रिलियंट, ये इस तरह से कोई भी हम थोड़े से नाटकीय ढंग से बोलते हैं। और वो नाटकीय ढंग से जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को, तो उसका सूचक होता है ये, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। गुड हेवंस, यानी गुड हेवंस मतलब आप अपना आश्चर्य दिखा रहे हैं कि आप कितने आश्चर्यचकित हो गए हैं। गुड हेवंस यानी मान लीजिए किसी छोटे से बच्चे को आप 15 साल बाद देखते हैं, तो आप कहते हैं वाह कितना बड़ा हो गया है ये बच्चा। तो इसके अंदर ये जो एकदम से आप बोल रहे हैं वाह, गुड हेवंस, वो आपका जो भाव है, जो सरप्राइज का भाव है, आप एकदम फ्लैबरगास्ट हो गए हैं, आप एकदम जिसे कहते हैं सरप्राइज हो गए हैं, उसका सूचक है गुड हेवंस। आगे है हाउ हैज़ शी ग्रोन, ये लड़की जो है ये उम्र में या कद में, काठी में कितनी बड़ी हो गई है। अब इसके अंदर हाउ हैज़ शी ग्रोन, अब ये एक्सक्लेमेशन है। चलिए एक वक्त के लिए भूल जाइए एक्सक्लेमेशन, आप लिखिए हाउ हैज़ शी ग्रोन।
हाउ हैज़ शी, इसमें जो हैज़ है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ग्रोन है मेन वर्ब और शी है सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है, इसका जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगता है ये क्वेश्चन मार्क वाला यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी इसको आपको रिवर्स कर देना है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसका आंसर होगा हाउ शी हैज़ ग्रोन। गुड हेवंस, हाउ शी हैज़ ग्रोन, नाउ कि हाउ हैज़ शी ग्रोन। अगर आप बोलते हैं हाउ हैज़ शी ग्रोन, इसका मतलब कुछ और हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये कद में इतनी लंबी कैसे हुई, हाउ हैज़ शी ग्रोन। तो आपका मतलब ये नहीं है बोलने का, आपका मतलब ये है वाह ये कितनी लंबी हो गई है, यानी हाउ शी हैज़ ग्रोन। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित की एक फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनके जो प्रशंसकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसके अंदर इज हैविंग नहीं, ये इज हैविंग, देखिए इज एम या आर, इसके साथ जब आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, इसका मतलब कुछ और हो जाता है। जब आप अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव 2 कार्स, सिंपल, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, आई हैव 2 कार्स। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग 2 कार्स। आई एम हैविंग 2 कार्स इसमें गलत है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, मेरे को यूज करना है सिंपल पास्ट, तो इसमें सिंपल आंसर होगा माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। इज हैविंग नहीं, इज हैविंग ये गलत है, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। Before the teacher could finish the question, the students gave the correct answer. Before the teacher could finish the question, the students gave the correct answer. इससे पहले टीचर क्वेश्चन को खत्म कर पाता, स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जवाब दे दिया था। यानी पहले क्या हुआ, पास्ट टेंस के अंदर 2 चीजें हुई, जो पहले होती है पास्ट में उसमें लगता है पास्ट परफेक्ट, बाद वाली में लगता है सिंपल पास्ट। 2 चीजें हुई, पहले क्या हुआ, पहले स्टूडेंट्स ने आंसर दिया और बाद में टीचर ने क्वेश्चन खत्म किया, यानी जो टीचर ने क्वेश्चन खत्म किया उसमें लगेगा सिंपल पास्ट और जो स्टूडेंट ने आंसर खत्म किया उसमें लगेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जिसमें लगता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी हैड के साथ लगेगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, गेव। गेव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गिव, तो गिव से बना गेव और थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो इसमें आंसर होगा द स्टूडेंट्स हैड गिवन द करेक्ट आंसर। हैड गिवन यानी पास्ट परफेक्ट। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, उसने अभी तक अपना खाना नहीं बनाया है। अब देखिए पास्ट में शुरू हुआ कोई एक्शन और अब तक चल रहा है, और जब कोई पास्ट में शुरू हुआ एक्शन अब तक चलता है तो उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट की लाइन है तो ये पास्ट में खत्म नहीं हुआ है, मैं बोल रहा हूं येट। येट का मतलब होता है अब तक, यानी अब तक मतलब प्रेजेंट तक। प्रेजेंट तक उसने कोई काम नहीं किया है, यानी है तो कोई पास्ट, क्योंकि नहीं किया है इस बात की गारंटी उसने नहीं किया है तो खत्म हो चुका है, लेकिन आप प्रेजेंट तक रहा है, यानी इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो यानी कि शी डिड नॉट प्रिपेयर नहीं, क्योंकि डिड किस में आता है, डिड आता है सिंपल पास्ट के अंदर, मुझे लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैं बोलूंगा शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। She has not prepared her breakfast yet. She did not prepare her breakfast yet. गलत है। Perhaps you don't know, perhaps you do not know, I am owning a farmhouse besides 2 bungalows. शायद आप नहीं जानते, perhaps का मतलब होता है शायद, शायद, जिसे हिंदी में बोलते हैं शायद। You do not know, I am owning a farmhouse besides 2 bungalows. शायद आप नहीं जानते, मैं एक बहुत बड़े फार्म हाउस का मालिक हूँ और 2 बंगले भी हैं मेरे। अब इसके अंदर देखिए, अगर आपको बोलना है कि मेरे 2 बंगले हैं या मेरा एक फार्म हाउस है, तो आप बोलिए आई हैव ए फार्म हाउस, मेरा एक फार्म हाउस है, या मेरे 2 बंगले हैं, आई हैव 2 बंगलोज। लेकिन या आई ओन, ओन का मतलब आपने खरीदे हुए हैं, तो मैंने एक फार्म हाउस खरीदा हुआ है, मैं एक फार्म हाउस का मालिक हूं, मैं बोलूंगा आई ओन अ फार्म हाउस। मैं इसमें यह नहीं बोलूंगा आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस। आई एम ओनिंग अ फार्म हाउस मतलब मैं फार्म हाउस खरीद रहा हूं, क्योंकि एम प्लस ओनिंग वर्ब के साथ लगा दिया आई एन जी, इसका मतलब ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मुझे यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिंपल प्रेजेंट, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास क्या है, तो इसमें सिंपल होगा आई ओन अ फार्म हाउस बिसाइड्स 2 बंगलोज, 2 बंगलोज के अलावा मेरा एक फार्म हाउस भी है। Since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of the rural area. जब से वो भारत आया है, since his arrival, यहाँ पे since का मतलब है जब से वो भारत आया है, since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can. वो जितने ज़्यादा गांव हो सके उतने ज़्यादा विजिट कर रहा है, जिससे उसे भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाए।
तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। सो अब आप बोल रहे हैं वो विजिट कर रहा है, लेकिन कब से कर रहा है? कब से कर रहा है वो? जब से कर रहा है किसी पास्ट के टाइम से। मान लीजिए ये प्रेजेंट है और ये पास्ट का वो पार्ट है जब वो भारत आया, तो ये वो पॉइंट है जब वो भारत आया और तब से लेके अब तक वो कोई काम कर रहा है। यानी ये एक टिपिकल केस हो गया, पास्ट में चीज स्टार्ट हुई और प्रेजेंट तक आई और अब भी हो रही है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सी चीज होती है? जो पास्ट में स्टार्ट होती है और प्रेजेंट में खत्म हो जाती है। लेकिन ये प्रेजेंट में तो चली रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि वो गांव जो है वो विजिट कर रहा है, तो पास्ट से अब तक कर रहा है और आगे और भी करेगा, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो इसका आंसर होगा ही हैज बीन विजिटिंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन। इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इट इज़ टाइम का मतलब है अब समय आ गया है, लेकिन ये एक अर्जेंसी दिखाने के लिए यूज़ होता है। अगर आप इट इज़ टाइम के साथ सेंटेंस को यूज़ करते हैं अर्जेंसी दिखाने के लिए या समय निकला जा रहा है ये दिखाने के लिए, तो आप हमेशा यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। और यहाँ पे लिखा है वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, यानी हमें कोई अच्छा काम कर लेना चाहिए था। वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, तो इट इज़ टाइम के साथ लगेगा सिंपल पास्ट। वी शुड हैव डन, इसमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है और साथ में हैव डन है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये गलत है। ये सिंपल होगा इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, क्योंकि कोई काम करना है। डन, डन मतलब वर्ब क्या है? डू, और डू का सिंपल पास्ट क्या होता है? डिड। तो इट इज़ टाइम्स के साथ लगेगा सिंपल पास्ट, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल, एज सिंपल एज दैट। मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। मम्मी ने कहा बेटे तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। क्वेश्चन मार्क लगाए, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, यानी क्वेश्चन पूछ रही है बेटे तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, ये गलत है। सेंटेंस इस तरह से होगा बेटे क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान से देखिए, यू है सब्जेक्ट और हैव है हेल्पिंग वर्ब। और क्वेश्चन में क्या होता है? पहले वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट लगता है, तो यानी कि यू हैव नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो ये हो गया हैव यू। मदर सेड सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है तो हैव यू हो गया, और क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो यू हैव हो जाता। आई विश आई हैव लर्नड डांसिंग व्हेन आई वॉज यंग। काश जब मैं जवान था मैंने डांस करना सीखा होता। अब इसमें बोल रहा है जब मैं जवान था, जब मैं जवान था व्हेन आई वॉज यंग, सिंपल पास्ट। व्हेन आई वॉज मतलब क्या है? आई वॉज मतलब वॉज किसका सूचक है? वॉज दिखाता है सिंपल पास्ट। तो जब मैं जवान था मैंने मैंने डांस करना सीखा होता। अगेन पास्ट का जिक्र है, दो काम हो रहे हैं, एक जब मैं जवान था और एक मैंने डांस सीखा होता। तो इसमें पास्ट की बात हो रही है तो इसमें हैव नहीं आएगा, इसमें आएगा हैड। आई विश आई हैड लर्नड, ये है पास्ट परफेक्ट और ये है सिंपल पास्ट। चलिए अब आपके लिए, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो ये आपके लिए टेस्ट है। सब सेंटेंस है इट इज़ हाई टाइम यू डिपॉजिट माई सैलरी इन माई बैंक अकाउंट। आपको मेरे बैंक अकाउंट में मेरी सैलरी डिपॉजिट कर देनी चाहिए थी, इसका हिंदी में रूपांतरण है। अगर आपने ये वीडियो ढंग से समझा है, इसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिखिए, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में लिखिए। टेंसेज एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिर्फ आप एक छोटा सा वीडियो देख के सीख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डीप इंग्लिश है, बहुत ही ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, तभी आप टेंसेज को सीख सकते हैं। हालांकि आप अभ्यास के साथ हर चीज़ की जा सकती है।